तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र चौहान आप लोग के लिए फिर से लेके आ गया टीपीसी, लोगो पायलट, जेई और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आज हम फिर से वही सीरीज लेकर आए हैं। तो सीधी बात नो बकवास, चलते हैं हम क्वेश्चन की दुनिया में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है यदि 4x - 3y बराबर 9 है और x बराबर 6 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान कितना होगा बताइए दोस्तों। बिल्कुल आसान सवाल है। जब भी सवाल आए हल्का सा मुस्कुराना है और कहना है क्या, सवाल बिल्कुल हलवा है, बहुत सरल है। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप आसान होने के लिए मजबूर हो जाएगा। चलो दोस्तों सवाल को उतार लेंगे। 4x - 3y बराबर 9। ठीक है दोस्तों, और x बराबर कितना दिया है 6। 6 का मान हम x की जगह पे रख देंगे, तो 4 × 6 - 3y बराबर 9। ठीक है, 6 चौको 24 - 3y बराबर 9। अब देखो दोस्तों, इसको उधर करेंगे तो ये -3y हो जाएगा और 9 को इधर जब पक्षांतर करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो 24 - 9 बराबर क्या हो जाएगा 3y। अब देखो दोस्तों, जब 24 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 15 बराबर 3y। तो y सिर्फ y का मान हमें पूछ रहा है, तो y जब हम निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लीकेशन है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा y बराबर 15/3। 3 5 15, तो y का मान कितना हो जाएगा 5। y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 5। 5 है ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। बताइए दोस्तों, मुगल काल को, जो कालक्रम है मुगल काल का, उसका सही क्रम क्या है ये याद होना जरूरी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल वंश की स्थापना करा था। तो सबसे पहले कौन आया था बाबर, फिर उसका बेटा हुमायूं, फिर उसका बेटा अकबर, फिर उसका बेटा जहांगीर, फिर उसका बेटा शाहजहां, फिर उसका बेटा औरंगजेब। कभी कभी पूछ लेता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो अंतिम मुगल बादशाह जो था वह था बहादुर शाह जफर। कौन था दोस्तों, बहादुर शाह जफर कौन था, अंतिम मुगल बादशाह। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। चलो आज क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे, आप भी फास्ट रहने की कोशिश करना। एक समकोणीय समद्विबाही त्रिभुज का कर्ण 34√2 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों कह रहा है कि एक समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो जाहिर सी बात है दो कोण बराबर होंगे। और समकोण मतलब एक कोण क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ये कह रहा है। ठीक है,
अब कह रहा है कर्ण का मान दे दिया है, कर्ण यही कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। कर्ण का मान हमें दे दिया है कितना, 34√2। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए आप दोस्तों। तो जैसे ही सवाल में कह दिया है दोस्तों कि ये दोनों बराबर हैं, मतलब कि समद्विबाही है, समद्विबाही त्रिभुज है, तो जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो जाहिर सी बात है, मान लो एक x है और दूसरा भी x है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर इंटू आधार का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ लंब भी x है और आधार भी x है, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दोनों भुजा सेम होंगी, तो इसका भी मान x हो जाएगा और इसका भी मान x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, अब कर्ण का मान दे दिया है 34√2 बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, अब देखो दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर जब हम गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर तो होगा, ये कर्ण का स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों जब ये स्क्वायर हटता है यहां से और इधर जाता है तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो 34√2 बराबर कितना हो जाएगा, √2x स्क्वायर। दोस्तों यहां देखिए x स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, सॉरी x इंटू एक्स। ठीक है, जब x इंटू एक्स लिखा जाता है तो ये x बाहर आ जाता है, तो इसको हम x√2, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 34√2 के। दोस्तों ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 34। लेकिन हमारा सवाल अभी समाप्त नहीं हुआ, हमें आंसर नहीं मिला। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें x का मान आ गया है कितना, 34, और इसका भी मान आ गया है 34 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे वैल्यू कितनी किसमें है, सेंटीमीटर में। ठीक है, ध्यान देना। अब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दोस्तों आधार भी 34 है, ऊंचाई भी 34 है, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे 1/2 इंटू 34 इंटू 34। ठीक है, अब यहां से ये हो जाएगा 17 और इंटू 34। अब देखो का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देंगे 34 में, 17 चौको 68, हार में लगा 6, 17 तियां 51 और 6 57, यानी 578 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 578 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी समझाऊंगा। देखिए कह रहा है कि सवाल में कह रहा है समकोण त्रिभुज है, यानी 90 डिग्री का है। ठीक है, समद्विबाहु है, यानी दो भुजाएं बराबर हैं, ये और ये। ठीक है, अब इसमें कर्ण का मान दे दिया है 34√2। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर इंटू आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमें लंब न पता है, आधार भी नहीं पता है, तो हमने मान लिया कितना, x, क्योंकि x s दोनों इसलिए माना है क्योंकि ये दोनों पहले ही कह रहा है बराबर है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहां जब वर्ग हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, इधर करते हैं, तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 34√2 तो पहले से ही था, जो वर्ग है वो अंडर रूट 34x 2x स्क्वायर हो गया।
ठीक है। अब दोस्तों देखना, ध्यान देना, ये इसको जब तोड़ेंगे तो x इंटू एक्स में टूट जाएगा, x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है, अब मान लीजिए ये जैसे ही दो बार एक्स एक्स का गुणा हो गया, ये x करने से बाहर हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा x अंडर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 34 रूट 2, यहां से रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 34, ठीक है। यहां तक आ गया, यानी आधार भी 34 हो गया सेंटीमीटर और लंब भी कितना सेंटीमीटर हो गया, 34 सेंटीमीटर, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, याद रखना, हमेशा याद रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमें 34 दे दिया है और ऊंचाई भी 34 है, तो 1/2 34 इंटू 34, दो बार दो से काटेंगे तो यह 17 आएगा, 17 में 34 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 578 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 170 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, 10% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। सवाल बिल्कुल सरल है दोस्तों। ऐसे सवाल में हम देखेंगे कि लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। कह रहा है कि 170 रुपए में 170 रुपए में वो बेच रहा है, यदि तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 15% की। 15% की हानि, कोई वस्तु, कोई भी दोस्तों, कोई भी वस्तु अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100%, ठीक है। और वहां पे कह रहा है 15% का हानि हो रही है, तो जब जैसे ही कह दिया 15% की हानि हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो कितने में बेच रहा है दोस्तों, 85% में बेच रहा है। किसको, वस्तु को। वस्तु कितने प्रतिशत में बेच रहा है, 85% में। जब 85% में वस्तु को बेच रहा है तो उसकी कीमत कितनी थी, 170 रुपए, ठीक है। तो एक्चुअल में जो उसकी कीमत होनी चाहिए थी वो कितना होना चाहिए था, जिससे ना उसे फायदा हो ना नुकसान हो, ठीक है। सीपी पे आ जाए, यानी क्रय मूल्य पे आ जाए, तो वो 100% है। तो 85% बराबर 170 है, तो 100% बराबर 170 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100, ठीक है। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10, जीरो आ जाएगा, 17 एकम 17, 10 हो गया, यानी 20 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 200 आ जाएगा, यानी 100% बराबर 200। यानी यदि वो 200 में बेचता तो उसे ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, यानी सीपी क्रय मूल्य पे वो आ जाता। लेकिन दोस्तों वो कह रहा है कि उसे 10% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। 10% का लाभ कमाने के लिए, लाभ किस पे कमाएगा, जब भी कोई कमाता है लाभ सीपी पे कमाता है, क्रय मूल्य पे कमाता है। तो दोस्तों इसको मिटा दो, ठीक है। अब देखो 200 का 110%, 110% हम डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, 0 से 0, 0 से 0, अब 20, 11 दूना 22 और ये 0 आ जाएगा। यानी 10% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 220 रुपए में वस्तु को बेचना पड़ेगा, तभी वो 10 रुपए का लाभ कमा पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, मैथमेटिक्स का ही है। यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, मान लो एक बोतल है, हालांकि बोतल कैसे बनाऊं, ये वाला बोतल बनाऊं, मिल्टन का, चलो मिल्टन का बोतल बनाता हूं। इसका ढक्कन भी बना देता हूं, ठीक है। मान लीजिए बोतल है, अब कह रहा है कि बोतल में भरे हुए, अरे यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल में भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात करें। कह रहा है जो
यदि बोतल का 3/5, दोस्तों ये ध्यान देना है, 3/5, 3/5 भाग क्या कह रहा है, भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो जब 3/5 भाग भरा हुआ है तो टोटल ये भाग जो होता है, टोटल भाग नीचे जो होता है वो टोटल भाग होता है, यानी 5 भाग में से कितने भाग भरा हुआ है, 3 भाग। दोस्तों टोटल 5 भाग है, उसमें से 3 भाग भरा है, 5 भाग हैं, 3 भाग भरा है, तो खाली कितना होगा, 2 भाग, यही होगा ना। टोटल 5 भाग है, यानी 3/5 भाग कहने का मतलब टोटल 5 भागों में, यानी ऐसे 2 3 4, 1 2 3 4 5 भाग है, उसमें से कह रहा है कि 3 भरा हुआ है, यानी 1 2 3, ये 3 यहां तक भरा हुआ है, पानी मिल्टन का है वो यहां तक भरा हुआ है 3 तक, तो खाली कितना होगा, यही तो 2 होगा, ये 3 तो भरा हुआ है, ठीक है। तो टोटल 5 है जिसमें से 3 भरा हुआ है, तो टोटल 5 भाग है, 3 भरा हुआ है, तो 2 ही तो खाली होंगे। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि भरे हुए भाग यानी 3 और संबंधित खाली भाग 2, 3/2 का अनुपात में होगा। जो सवाल आएगा, आंसर आएगा 3/2 के अनुपात में आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों सवाल थोड़ी सी फास्ट हो रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया था, बताइए दोस्तों एलिफेंट प्रोजेक्ट सन 1992 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला मुख्य उद्देश्य था हाथी को संरक्षण करना, और दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि इंसान को हाथियों से और हाथियों को इंसान से बचाया जाए। वर्तमान में दोस्तों भारत में 32 ऐसे स्थान हैं जहां पे हाथियों को संरक्षित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, 6/25, 4/45 और 3/35 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम कितना होगा, कुछ ना देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, 6/25, 4/45 और 3/35 का एलसीएम का होगा। जब भी अंश और हर का एलसीएम कहा जाए तो इसका सूत्र होता है, एलसीएम जब निकालना हो तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ हो जाएगा। यदि एचसीएफ कहा जाए निकालने के लिए तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, ये दोस्तों ये फॉर्मूला है, ये मैथमेटिक्स में एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला होता है, यदि पहली संख्या दी हो और दूसरी संख्या नहीं दी हो और एलसीएम दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो दूसरी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सवाल जो होगा इस फॉर्मूले से होगा, इनको हम मिटा देते हैं। ये फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। अंश का एलसीएम यानी 6, 4, 3 का एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका यदि हम 12 करते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा, 4 3 12, 3 चौको 12, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ठीक है।
अब देखो दोस्तों, 25, 25, 25, 45 और 35 का HCF निकालना है। तो ये हो जाएगा 5 × 5, ये हो जाएगा 9 × 5, ये हो जाएगा 7 × 5। ठीक है, इसमें कॉमन कौन है? 5, 5, 5। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF, सॉरी, HCF बराबर 5। तो ये हो जाएगा एलसीएम, अंश का एलसीएम कितना आया था? 12, और हर का HCF कितना आया था? 5, यानी 12/5 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। चलता है कि रक्त, कंकाल और हड्डियां में कौन सा वेन डायग्राम सही होगा? दोस्तों, रक्त क्या होता है? रक्त हमारे शरीर की एक बहुत ही अहम हिस्सा है। दोस्तों, रक्त के माध्यम से हम ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तथा वहां से रिस्पायरेशन करके जब हमारी शरीर ऊर्जा का निर्माण करती है और उसका उपयोग करती है, तो उसके दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा हीमोग्लोबिन में मिला करके फेफड़े के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया प्यूरिफिकेशन कहलाती है। दोस्तों, ब्लड जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ब्लड को हम अलग कर देंगे, इसको रक्त कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग जब हाई स्कूल इंटर में रहे होंगे दोस्तों, तो एक चीज देखा होगा आपने, ऐसा कोई स्ट्रक्चर। सही नहीं बना? कोई बात नहीं, समझ जाइए। ऐसा ही कुछ होता है। जब हाई स्कूल इंटर में रहे होंगे या डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो डॉक्टर के पास भी ऐसे स्केलेटन कभी कभी टंगे हुए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए ये स्केलेटन है। तो स्केलेटन क्या होता है? हड्डियों का एक कंबाइंड रूप जो होता है वो क्या कहलाता है? स्केलेटन कहलाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं कंकाल। तो दोस्तों, सारी जो हड्डियां होती हैं, सभी हड्डियां जो होती हैं, जो सभी हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं? कंकाल होती हैं, वो कंकाल का हिस्सा होती हैं। ठीक है, और ब्लड अलग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, आ गया समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज रुकने वाले नहीं है गाड़ी, बिल्कुल भी ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। कह रहा है 24 + 13 - 5 कोष्टक में 45 डिवाइडेड बाई 17 - 2, ये मझला ब्रैकेट है। ठीक है, हल करने के लिए सबसे पहले छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे। तो 17 में से 2 जाए 15 भागे 45, 15 तिया 45 इंटू 5, 5 15 - 13 + 24। ये चीजें हमने यहीं पे उतार दिया है। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 2 1 3 -15। जब हम इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22। तो 22 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 7.16 घंटे को घंटे, मिनट और सेकेंड में लिखिए। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है,
जो दशमलव के इधर है वो तो घंटा ही हो जाएगा, तो 7 क्या हो जाएगा, घंटा। अब 0.16 घंटा को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो 16 छक्का 96 ये आ जाएगा, और 2 अंक पे दशमलव लगा है तो ये, यानी ये जो आएगा 9, ये क्या है, 9 क्या है, मिनट है। अब 0.6 मिनट को जब सेकेंड में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 60 से गुणा, तो 6 के 36, कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे, तो 36 जो आया है, 36 जो आया है वो मिनट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 घंटे 9 मिनट और 36 सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।